नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी अमृतसर से, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हुई पेशी। अमृतसर कोर्ट में मूसेवाला हत्याकांड मामले में पेशी। लॉरेंस बिश्नोई को 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अमृतसर के एसीपी पलविंदर सिंह ने जानकारी दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमृतसर कोर्ट में मूसेवाला हत्याकांड को लेकर आज लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि अमृतसर कोर्ट में ये पेशी हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई को 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अमृतसर के एसीपी पलविंदर सिंह ने ये जानकारी दी है। ये बड़ी और अहम खबर अमृतसर से। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज मूसेवाला हत्याकांड को लेकर अमृतसर कोर्ट में पेशी हुई है और 6 जुलाई तक लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मुख्य आरोपी है। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई को अमृतसर कोर्ट में ले जाया गया है। तो वहीं आज लॉरेंस बिश्नोई की अमृतसर कोर्ट में पेशी हुई है और मूसेवाला हत्याकांड मामले में अमृतसर कोर्ट में उसकी पेशी हुई है। तो 7 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई को जो है 7 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? बिश्नोई पहले से ही सजा आता है। 2015 से अलग अलग, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, अलग अलग जिलों में सजा जो है वो काट रहा है। जागृति, बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हर खबर के पास है, मैं वो अपने दर्शकों से साझा करना चाहूंगा। जागृति, कबूला है लॉरेंस बिश्नोई ने, स्वयं से ये कबूला है कि 2015 से लेकर 2022 तक 4 करोड़ की फिरौती उसने जो है वो जेल में रहते हुए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के अलग अलग बिजनेसमैन, व्यापारियों से इकट्ठी की है। और दूसरा, अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर में उसके ऊपर एक मर्डर केस चल रहा था, उसी के चलते वहां पर उसे रिमांड पे लिया गया, जो कि 6 जुलाई तक अब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो रिमांड पर रहेगा। बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात है और इस पर, इसके घेरे में जो है, शक के घेरे में जेल प्रशासन जो है सबसे पहले सामने आता है। पैसे के बल पर उसने ये कबूला है कि 4 करोड़ की फिरौती जो है इन वर्षों में उसके पास आई और इन पैसों को उसने जेल के कई अलग अलग अधिकारियों पर भी खर्च किया है और अपने गुर्गों पर भी खर्च किया है। और एक जानकारी और सामने आई है जागृति की, लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा जो कि कनाडा में अंडर कवर था, सरबजीत, जिसे सैम कहा जाता है, वो इन अलग अलग राज्यों से व्यापारियों के नंबर मुहैया करवाता था, चाहे वो मैच फिक्सिंग करने वाले बुकिंग हो, चाहे वो वाइन कारोबारी हो, शराब कारोबारी हो, और चाहे वो बड़े बड़े बिल्डर्स हो, सबके वो नंबर मुहैया करवाता था। और अमृतसर में भी ऐसे ही कई FIR जो है लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज थी। लॉरेंस बिश्नोई पर मर्डर का केस था और लॉरेंस बिश्नोई ने एक व्यापारी पर अमृतसर में भी घर के बाहर गोलियां चलवाई थी और उससे 10 लाख की फिरौती ली थी। तो बहुत सी जानकारी जो है पंजाब पुलिस और खास तौर पर अमृतसर CI स्टाफ भी उससे उगलवाना चाहता है और यही कारण है कि 6 जुलाई तक उसका रिमांड जो है वो बढ़ाया गया। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और जिस तरीके से लगातार जो है पुलिस पूछताछ कर रही है, कार्रवाई कर रही है, इस दौरान कई लोग भी इससे जुड़े जो थे उन पर भी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या आज की पेशी में कुछ नया खुलासा हो पाया है? जो लोग इसमें शामिल थे, कि किसी का नाम जो है सामने आ पाया है? देखिए, धीरे धीरे ही सही लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अपना कबूलनामा जो है वो करता चला जा रहा है। उसने कई बातें कबूलना शुरू कर दी है, चाहे वो सरबजीत सिंह हो जो कनाडा में उसका फिरौती का कारोबार संभाल रहा था, जिसकी ड्यूटी केवल बड़े बड़े व्यापारियों का नंबर मुहैया करवाने थे। और अब भी इन 6 जुलाई तक जो रिमांड हो रहा है, इस पर आने वाले समय में आप देखिएगा जागृति, बहुत से खुलासे होने बाकी हैं और सामने आएंगे। कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं।
जो खास तौर पर जेल में जिनकी ड्यूटी है। और जागृति देखिए बहुत बड़ा मैं ये कहूंगा ये मामला सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद। और एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जो वेपन इस्तेमाल हुए हैं। एक फॉर्च्यूनर सफेद रंग की सिद्धू मूसेवाले का जो कत्ल हुआ था 29 तारीख को, 29 तारीख से ठीक 10 दिन पहले एक पेट्रोल पंप पर एक सीसीटीवी फुटेज में सफेद रंग की फॉर्च्यूनर जो दिल्ली नंबर है वो सामने आई है, जिसमें संदिग्ध बताए जा रहे हैं। उसी में हथियार जो है वो ट्रांसफर किया गया था सिद्धू मूसेवाला के गांव में और 40 लाख रुपए खर्चा किया गया था AK-47 पर। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है 6 जुलाई तक सामने आ सकती है। और लॉरेंस जो है वो धीरे धीरे एक तरह से मैं कहूंगा कि कबूलना हो चुका है। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। तो ये रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर जहां चंडीगढ़ में GST काउंसिल की बैठक होगी। निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करने वाली। और आपको बता दें कि राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में GST से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। टैक्स स्लैब को लेकर फैसला संभव हो सकता है। शराब और पेट्रोल डीजल पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां चंडीगढ़ में GST काउंसिल की बैठक होगी तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। तो साथ ही साथ GST के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो स्वर्णजीत हमारे साथ इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, चंडीगढ़ में आज GST काउंसिल की बैठक होनी है, क्या कुछ अहम मुद्दे इस बैठक में जो है वो चर्चा की जा सकती है? सबसे पहले हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि बहुत जल्द मानसून सत्र जो है वो उसका आगाज होने वाला है और यही कारण है। और बीते कल जो कि पंजाब में भी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट पेश किया है और निर्मला सीतारमण का यहाँ चंडीगढ़ में आना और GST काउंसिल की बैठक करना और साथ ही आपने जैसा कि बताया कि एक्साइज के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। और ये सारा समीकरण जो है, क्योंकि बीते कल मनोहर लाल खट्टर ने भी हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक ली थी, तो इस पर मनोहर लाल खट्टर भी इस GST की मीटिंग के बाद निर्मला सीतारमण से यहाँ उस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार कर सकती है, चाहे वो एक्साइज को लेकर के हो, चाहे वैट को लेकर के हो और चाहे GST को लेकर के हो। क्योंकि आने वाला समय जो है वो चुनाव का दौर है, तो केंद्र सरकार जो है वो किसी तरह का एक तरह से नाराजगी जो है वो मोल नहीं लेना चाहती। और यही कारण है कि निर्मला सीतारमण स्वयं वित्त मंत्री जो है वो यहाँ चंडीगढ़ पहुंची है। जी बिल्कुल स्वर्णजीत, तो ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन राज्यों के वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल रहेंगे और साथ ही साथ ये भी कि जिस तरीके से बढ़ती महंगाई जो है लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, ऐसे में इस बैठक से लोग भी कई उम्मीद लगा रहे होंगे कि क्या पता इस बैठक के बाद जो है लोगों को बढ़ती महंगाई से राहत मिले। बिल्कुल जागृति, देखिए महंगाई जो है इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है वो केंद्र सरकार के लिए बनी हुई है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री स्वयं स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। बीते कल भी आपने देखा होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी स्टार्टअप को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया और निर्मला सीतारमण भी GST काउंसिल की बैठक में तो पहुंच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई से कैसे निजात पाई जा सकती है, जैसा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो और रसोई गैस का बढ़ना हो और आम जो जरूरतों में सामान जो इस्तेमाल किया जाता है उनके भाव जो बढ़ रहे हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, चाहे वो घर का किराना हो। तो कहीं ना कहीं इससे भी निजात पाने का कहीं ना कहीं कोशिश जो जरूर है केंद्र की और यही कारण है कि राहत मिलने के आसार है। हो सकता है कि GST में भी कहीं ना कहीं छूट दी जा सकती है, कुछ स्लैब में परिवर्तन किया जा सकता है या राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर किसी तरह की जानकारी जो है निर्मला सीतारमण ने एकत्रित कर आगे चल करके देश को कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। और अब ये तो आने वाला समय बताएगा, शाम होते होते हम अपने दर्शकों को ये साफ कर देंगे कि आखिरकार GST काउंसिल की बैठक में क्या निकल कर आया।
जी बिल्कुल स्वर्णजीत, और बैठक खत्म होने का सभी को इंतजार रहेगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा की गई और क्या कुछ खास निकलकर जो है वो जनता के लिए आया। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देश में एक दिन में 11,793 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9,486 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.57% हो गया। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 96,700 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,25,047 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश में 11,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित जो है वो बीते 24 घंटे में पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 27 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। तो 9,486 लोगों ने कोरोना को मात दी है और इसी के साथ कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो भी 98.57% पहुंच गया है। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश में कोरोना की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हरियाणा में भी एक दिन में कोरोना के 450 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते कोई मौत नहीं हुई है और 663 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.67% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 220 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 47 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 18 और पंचकुला में 27 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो रोहतक में 14, झज्जर में 4 केस मिले हैं। अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,853 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,622 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 450 कोरोना के संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 663 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात करें जिलों की, तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम से 220 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 47, तो हिसार में भी 18 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। वही आपको बता दें कि बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए हैं। सीएम ने बताया कि सरकार स्टार्टअप नीति को लेकर आ रही है, साथ ही सरकार अच्छे स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी। तो वही ई व्हीकल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। सीसीएल के लिए पहले बच्चों की आयु लिमिट 18 साल थी, दिव्यांग के केस में उम्र लिमिट को हटा दिया गया है। सीएम ने यह भी बताया कि झज्जर में बेरी माता मंदिर भीमेश्वरी देवी का साइन बोर्ड बनेगा। एक एजेंडा जिसके अंदर महिलाओं को सीसीएल की एक जो सुविधा दी जाती है, 2 साल की सीसीएल उनको मिलती है, उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं। लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा संशोधन है कि मान लो पिता रह गए अकेले, सिंगल फादर, इसी कारण से पत्नी की मृत्यु हुई तो पति रह गए, फिर वो जितनी बची हुई लीव है वो पिता भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, चाहे वो नगरपालिका के अंदर हैं चाहे नगरपालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगरपालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसकी एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है, ताकि अगले आने वाले सत्र में उसका एक्ट बनाया जाए और ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं इनको जो शर्तें पूरी करेंगे उन शर्तों को पूरी करने के बाद उनको भी ऑथराइज कर दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के। वृद्धावस्था पेंशन, जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर
वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया। स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का आज एक विषय शुरू हुआ है। देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9%, 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए। तो सबके लिए, और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है, लेकिन अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में कर लिया गया है। तो हरियाणा कैबिनेट में मनोहर फैसले लिए गए हैं। बुढ़ापे पेंशन व्यवस्था को सरल किया गया है। पीपीपी योजना के तहत पेंशन बनेगी। और स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई है। 18 स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। गुरुग्राम में डाटा सेंटर स्थापित होंगे। माता भुवनेश्वरी के लिए साइन बोर्ड बनेगा। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक्ट बनेगा। ई व्हीकल पॉलिसी के तहत खरीदारों को मिलेगी छूट। हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने वालों को देंगे सुविधाएं। बिजली पर हरियाणा ने किया नया एग्रीमेंट। पंचकुला में पिछले साल कम किए गए रेट अगले आदेश तक रहेंगे लागू। 2000 में से 600 अवैध कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई जिलों में की गई अपनी घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर चंडीगढ़ में बैठक आयोजित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में कई दौरों के दौरान 9,128 घोषणाएं की गई, जिनमें से 5,947 पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा 1,445 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है और 1,359 घोषणाएं लंबित हैं, जिन पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। आगे उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में बनाए जाने वाले सिख म्यूजियम के लिए संबंधित अधिकारी दौरा करके 2 दिन में रिपोर्ट सौंपे, तो वहीं रोड के दायरे में आने वाली दुकानों को नियमित करने के लिए सर्वे करवाकर नीति तैयार की जाए। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि रिहायशी क्षेत्र के आसपास ही गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने में विधायकों के साथ विस्तार में समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सभी विभागाध्यक्ष भी मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें ताकि उन्हें जल्द पूरा किया जा सके।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक की। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों में लोग अपने घरों से कूड़ा करकट उठाकर बाहर फिरनी या पंचायती जमीन पर डाल देते हैं, जिसके कारण गंदगी का आलम बन जाता है। बारिश के दिनों में बीमारियां फैलने की आशंका बन जाती है। इसी गंदगी से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना बनाने का निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक ये कार्य किसी कंपनी या एनजीओ के जरिए करवाया जाएगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिसमें डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी अथवा एनजीओ ही गांव के सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित कर वहां से भी कूड़ा करकट उठाएं। तो रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां बजट सत्र का आज चौथा दिन है। तो वहीं आपको बता दें कि बजट पर विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। पंजाब सरकार ने कल बजट पेश किया था। 1055 माफी जगह तो बजट सत्र का आज चौथा दिन। बजट पर विपक्ष आज कर सकता है हंगामा। तो वही पंजाब सरकार ने कल पेश किया था बजट। 1,55,860 करोड़ का ये बजट जो है वो पेश किया गया है। तो पंजाब बजट सत्र का आज चौथा दिन। ये बड़ी और अहम जानकारी, बजट पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। पंजाब सरकार ने कल बजट पेश किया था और आपको बता दें कि बजट पर आज विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी पंजाब से आपको बता रहे, जहां पंजाब बजट सत्र का आज चौथा दिन है। फिलहाल खबर 10 में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।